गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ जेपीएससी मेंस का पॉलिटी का ये टॉपिक, जो टॉपिक नंबर 2 है। और इसमें आपको जो ये टॉपिक है वो आपका टॉपिक पूछ रहा है कि साइलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारा टॉपिक है आज का। आज हम लोग इस टॉपिक का डिटेल्ड वे में देखेंगे कि इस टॉपिक को हम लोग किस तरह से हम लोग इसको मेंस के आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो कि पहले यहाँ पे हमें सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, तो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो ये जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये एक written document है in which rules and regulations to governing the society country is called constitution। ये जो हमारा constitution है एक written document है, ठीक है, जिसमें कुछ rules and regulations दिए हुए हैं जो कि हमारे country को govern करता है, हमारे society को govern करता है। इसी को हम लोग constitution बोलते हैं in simple words। मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। एग्जाम्पल ले लो आप फुटबॉल का गेम, ठीक है दोस्तों। फुटबॉल में क्या होता है, फुटबॉल रहता है आपका, ठीक है, आपके प्लेयर्स रहते हैं, ठीक है, और रेफरी रहता है। और ये जो प्लेयर्स होता है, ये प्लेयर्स को ये फुटबॉल का गेम कुछ सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ खेलना पड़ता है, जिसमें वो सिर्फ पैर का और हेड का यूज कर सकते हैं, हैंड का यूज नहीं कर सकते, ठीक है। और रेफरी देखता है कि फॉल है कि नहीं, गोल है कि नहीं, करेक्ट गोल है कि नहीं। वो पॉइंट्स को बतलाता है कि कौन सी टीम, जो अपोनेंट टीम या ये सामने वाली दोनों टीम में से किसके कितने पॉइंट्स है। तो ये फुटबॉल में हमें ये बतलाता है कि हम लोग कुछ सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ ये गेम खेलते हैं। अगर मान लीजिए ये इस गेम को कुछ सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन ना खेला जाए तो क्या होगा, सब अपनी मनमानी करने लगेंगे, सारे प्लेयर्स अपनी मनमानी करने लगेंगे, सब अपने हाथों का यूज करने लगेंगे, किसी को चोट पहुंचा के वो धक्का मार के गोल करेंगे, वो बहुत ही फॉल करेंगे, ठीक है, फॉल करके गोल्स करेंगे, और वो ये डिक्लेयर भी कर देंगे कि हम लोग मैच जीत गए। तो इससे क्या होता है कि हमें पता चलता है कि हमें कुछ सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना चाहिए हर एस्पेक्ट में, ये गेम में भी और एक कंट्री को गवर्न करने में भी, ठीक है। तो ये हमें इस तरह से हम समझ सकते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस दिया गया है हमारे लिए, पीपल ऑफ आवर कंट्री, जो हमारे सिटीजन्स है उन लोग के लिए, कि हम उन रूल्स को हम लोग फॉलो कर सके और उन रूल्स के हिसाब से चले जिससे हमारा कंट्री सही तरीका से चलते रहे, ठीक है दोस्तों। चलिए अब जैसे कि आप देख रहे हो कि हमारा कंट्री इंडिपेंडेंट हो गया था, ठीक है। उसके बाद 1950 में ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया, ठीक है। उस टाइम पे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था उस टाइम पे वो हमारे पास 22 पार्ट्स और 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल्स थे, ठीक है, एट द टाइम ऑफ ये 1950 में, ठीक है। एंड राइट नाउ अभी 25 पार्ट्स, 448 आर्टिकल्स एंड 12 शेड्यूल्स है, ठीक है। टिल अभी तक हमारे पास हमने 104 अमेंडमेंट्स पास कर चुके हैं, ठीक है, जो कि हमारा लास्ट 2020 को पास हुआ था 104 अमेंडमेंट एक्ट बिल, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे लिखा है आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी डायनामिक क्रिएशन ऑफ आवर लॉ मेकर्स। हमारे जो लॉ मेकर्स थे उन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत ही डायनामिक वे में बनाया, ठीक है, हर एस्पेक्ट को सोच के बनाया, हर एस्पेक्ट को सोच के बनाया, सोच बूझ के साथ ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, जिसके वजह से ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वन ऑफ द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, सबसे लंबा लिखा जाने वाला कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे दुनिया में हमारा ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और जैसे कि आप देख रहे हो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में पूरे 2 साल 11 मंथ और 18 दिन लग जाते हैं, ठीक है। ये पूरे 2 साल 18 महीना और 18 दिन के बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो जाता है, ठीक है दोस्तों।
और ये कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा बन के तैयार होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, वो हमारा फोर्स होता है, वो हमारा 26 जनवरी 1950 में ये हमारा फोर्स हो जाता है। ठीक है, हमारे कंट्री में लागू हो जाता है और हम लोग इसे फॉलो करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, होप सो आप लोग का कंसेप्ट क्लियर हो गया हो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लेके। और हमने कुछ पास्ट चीजें पढ़ी कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना, कितने आर्टिकल्स, कितने पार्ट्स थे, कितने अमेंडमेंट्स अभी तक लागू हुए हैं। ठीक है, और कितने टाइम लगा मेरे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में। ये बेसिक चीजें जो हमने समझ ली है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं। आपको मैं कुछ और एक चीज बताना चाहती हूँ। वेट, जैसे कि आप देख रहे हो कि जो हमारा जो गवर्नमेंट होता है, जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारा यूनियन गवर्नमेंट, हमारा यूनियन गवर्नमेंट का 3 ऑर्गन्स है। ठीक है, जैसे कि हमारे बॉडी में कुछ फंक्शन करने के लिए बहुत सारे ऑर्गन्स है कि नहीं, जैसे डाइजेस्टिव ऑर्गन है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, किडनी है, हमारा लिवर है, ये सब ऑर्गन्स है जो हमारे बॉडी में परफॉर्म करते हैं कुछ फंक्शंस को हमारे बॉडी में, जिससे हमारा बॉडी स्मूथली रन कर सके और हम लोग फिट रह सके। ठीक है, इनमें से कोई भी चीजें खराब हो जाएंगी तो हमारा बॉडी गिर जाएगा, हम लोग बीमार पड़ जाएंगे। उसी तरह से हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारे इंडिया का, हमारे भारत का जो मेन जो ऑर्गन है जो हमारे देश को चलाता है, वो हमारे ये 3 ऑर्गन्स है। वो 3 ऑर्गन्स है जैसे कि आप देख रहे हो, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। ठीक है, जुडिशियरी क्या होता है? जुडिशियरी होता है ये जो हमारे इसमें हमारा लॉ बनता है। ठीक है, जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में हमारा लॉज बनता है दोस्तों, हमारा लॉज हमारे जो बिल्स को पास किया जाता है और उससे हमारा लॉज और एक्ट बन के आता है। ठीक है, और जो पार्लियामेंट में हमारे क्या कौन कौन होते हैं दोस्तों? वो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं। पार्लियामेंट किससे बनता है? प्रेसिडेंट, लोअर हाउस और अपर हाउस। लोअर हाउस मतलब लोकसभा, अपर हाउस मतलब राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा, इससे हमारा लेजिस्लेचर बनता है। और एग्जीक्यूटिव कौन होता है दोस्तों? एग्जीक्यूटिव क्या होता है? जो कि इम्प्लीमेंट लॉज, जो लॉज को इम्प्लीमेंट करता है। ठीक है, लॉज को इम्प्लीमेंट करता है। इसके अंडर कौन कौन आते हैं? ये हमारे प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, पीएम है एंड हिज कैबिनेट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आता है इसमें। ठीक है, जो कि इम्प्लीमेंट करते हैं लॉज को। ठीक है, और ये हमारा जुडिशरी है। जुडिशरी का क्या काम होता है? वो हमारे जो लॉज होते हैं उसको रिव्यू करता है। ठीक है, कि वो लॉज कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं, या फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, या फिर इलीगल है। ये हमारे लॉज को रिव्यू करता है, जो कि हमारा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स में ये चीज होता है। ठीक है दोस्तों, होप सो आप लोग समझ गए हो। चलिए अब हम जो मेन जो टॉपिक है हमारा उसकी ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारा पूछा गया है कि सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, जो पॉइंट 1 है ये आपका बता रहा है द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। देखिए, वन ऑफ द सेलिएंट फीचर्स आपका क्या है कि हमारा जो संविधान है वो दुनिया में सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया वन ऑफ द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, जिसमें आपका 12 शेड्यूल्स, 448 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स है। ठीक है, और ये इंस्पिरेशन फ्रॉम वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन अराउंड द वर्ल्ड। ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है ये पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में जितने भी कॉन्स्टिट्यूशंस है उनसे इंस्पायर करके बना है। मतलब कुछ ना कुछ जो पार्ट्स है उनके कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हमने कुछ अडॉप्ट किया है, उन्हें रिनोवेट किया है, हमने कुछ ना कुछ ये चेंज करके अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला है और बनाया है। ठीक है, अब जैसे कि आप देख रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशन इज मेड विद द हेल्प ऑफ आवर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की मदद से भी बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, अब जैसे कि आप देख रहे हो, रुक जाइए, हाँ, जैसे कि आप देख रहे हैं, आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स प्रोवाइड स्पेशल अटेंशन टू स्टेट्स लाइक आसाम, मिजोरम एंड नागालैंड। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कुछ स्पेशल अटेंशन दिए हमारे स्टेट्स को, लाइक जैसे आसाम, मिजोरम एंड नागालैंड को।
और कुछ वेरियस प्रोविजंस दिए गिवन टू दी शेड्यूल कास्ट, जो नीचे जाति के दर के कास्ट है, जैसे शेड्यूल कास्ट में आते हैं, शेड्यूल ट्राइब्स आते हैं, जो कि इकोनॉमिकली, सोशली और पॉलिटिकली बहुत ही वीकर सेक्शंस है, जिसको हमने कुछ प्रोविजंस देके उनको बढ़ावा देने के लिए हमने कुछ प्रोविजंस दिया, हमारा लॉ मेकर्स ने उनके लिए प्रावधान रखा, कुछ स्पेशल प्रोविजंस देके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है पॉइंट नंबर 2। अब पॉइंट नंबर 2 आपका बता रहा है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए फॉरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट, इनका ये एस्टैब्लिशमेंट हुआ इनका सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक, जो कि ये हमारे प्रियम्बल में मेंशन है। ये है जो कि हमारे कीवर्ड्स है, जो कि मैंने आपके लास्ट लेक्चर में बताया था कि ये हमारे कीवर्ड्स है प्रियम्बल का। ठीक है, उसमें मैंने आपको थोड़ा आपको इसको डिस्कस भी कर दिया था, डिटेल में थोड़ा समझा भी दिया था, तो मैं आपको फिर से थोड़ा समझा देती हूँ। ठीक है, जैसे कि आपको इसमें सोवरेनिटी आता है, और सोवरेनिटी का मतलब क्या होता है, मेक डिसीजन बाय ओन एक्सटर्नल एंड इंटरनल मैटर्स। ठीक है, मतलब सोवरेनिटी का मतलब कि हमारा कंट्री अपने खुद के एक्सटर्नल और इंटरनल मैटर्स को खुद लेता है। हमारे जो पीएम सीएम है वो हमारे एक्सटर्नल इंटरनल मैटर्स को खुद देखते हैं, खुद पॉलिसीज बनाते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड देखते हैं, ना कि जैसे कि यूएस का प्रेसिडेंट आके तो हमारे कंट्री को तो डिसीजंस नहीं लेता है ना, ये हम लोग खुद लेते हैं। तो ये सोवरेन का मतलब यही है। ठीक है दोस्तों, और ये हम जो देखे द टर्म सोवरेनिटी इज द बैकबोन ऑफ आवर कंट्री, ये हमारी बैकबोन है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, हमारे रीढ़ की हड्डी है। इसी की वजह से हम लोग खड़े हैं, हम लोग अपने सही पोजीशन में। दैट प्रोटेक्ट्स द ऑथोरिटी ऑफ पीपल, जो कि हमारे ऑथोरिटी, हमारे पीपल्स की ऑथोरिटी को प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि आप जानते हैं हमारे कंट्री पीपल सेंट्रिक कंट्री है। ठीक है, और हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को खुद चुनते हैं, जिसके वजह से ही ये हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स है को हम लोग इनडायरेक्टली चूज करते हैं, और ये पीएम सीएम हमें रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और ये हमारे वैल्यूज, हमारे थिंकिंग्स को रिस्पेक्ट करता है, हमारे हिसाब से चलते हैं। ठीक है, जिससे ये हमारे कंट्री सोवरेन कंट्री कहलाता है। ठीक है, होप सो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब जो आपका है टर्म है जो है आपका सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो सोशलिस्ट का मतलब होता है वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जो हमारा मनी, ये सब चीजें हैं, जो एक मनी रिलेटेड चीजें हैं, वो उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना वीकर सेक्शंस पे। ठीक है, जो कि प्रमोट्स इक्वालिटी, जो इक्वालिटी को प्रमोट करेगा अमॉन्ग पीपल एंड इंश्योर्स द वेलफेयर ऑफ पीपल, जो हमारे पीपल्स को वेलफेयर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन से जो हमारे जो वीकर सेक्शंस है उनका भला होगा, उनका वेलफेयर होगा, जिससे वो जो थोड़ा वीक है उससे थोड़े से ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, और उनको थोड़ा इक्वल हो पाएंगे जो इकोनॉमिकली जो रिच पीपल है उनसे। ठीक है, और चलिए अब जैसे कि आप देख रहे हो, ये आपका जो केस है, इन केस समानता वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, इसमें ये डिस्कस करा गया ये सोशलिस्ट के बारे में कि सोशलिस्ट क्या है, और इसमें जो जजमेंट निकल के आया कि अकॉर्डिंग टू द केस द टर्म सोशलिस्ट इज यूज्ड टू लेसन द इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड स्टेटस एंड टू प्रोवाइड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड फैसिलिटी। इस केस से ये जजमेंट निकल के आया कि इनइक्वालिटीज इन जो हम लोग इस सोशलिस्ट से हम लोग जो वेल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इससे हमें इनइक्वालिटीज, हमारा जो इनकम होगा स्टेटस को वो दूर करेगा। इनकम और ये स्टेटस को कैसे दूर करेगा, हम लोग इसमें टैक्स, जैसे कि टैक्स आप जानते हो इनकम टैक्स होता है, हम लोग इनकम टैक्स लगाते हैं। ठीक है, हमारा जो इनकम स्लैब है वो जिसका जितना सैलरी है उसके इनकम के हिसाब से हम लोग उन पर टैक्स लगाते हैं। तो इस तरह से जिनका लो इनकम होगा उन पर लो टैक्स लगेगा, जिनका हाई इनकम होगा उन पर हाई टैक्स लगेगा। इससे क्या होगा कि हमारे
सोसाइटी में हम इन इक्वालिटीज इनकम और स्टेटस का ये कम होगा, जिससे हम लोग इक्वालिटी की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। एंड टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी, और हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा, फैसिलिटीज मिलेगा, जिससे हमारा कंट्री ग्रो हो पाएगा, ठीक है। और जो हमारा सोशलिस्ट वर्ड है was incorporated by 42nd अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। ये हमारा 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमारा ये सोशलिस्ट वर्ड हमारे प्रियम्बल में ऐड हुआ है, ठीक है। अब जैसे कि देख रहे हो कि अब जवाहरलाल नेहरू जो है हमारे, वो बहुत ही इंटरेस्टेड थे इस कंसेप्ट पे, जो कि सोशलिस्ट कंसेप्ट है, ठीक है। और ये जो हमें इंस्पायर करता है ये रशियन रिवॉल्यूशन से, ठीक है। हमने ये जो सोशलिस्ट वर्ड लिया है ये हमने रशियन रिवॉल्यूशन से लिया है, और हमें ये इंस्पायर करता है दोस्तों, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वन ऑफ द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड है, ठीक है। और हमने बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ ना कुछ चीजें ली है, तो हमने ये सोशलिस्ट वर्ड रशियन कंट्री से ली है, रशियन रिवॉल्यूशन के बाद ली है, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट की पॉइंट की ओर, जो कि है आपका ये सेकुलरिज्म, ठीक है। जिसका मतलब होता है नॉट बॉन्डेड विथ एनी रिलीजन। जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि सेकुलरिज्म का मतलब है कि धर्मनिरपेक्षता, ठीक है। मतलब किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, मतलब हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसी भी धर्म को नहीं मानती है, ठीक है। ना ही प्रमोट करती है किसी भी रिलीजन को, ठीक है, ना ही किसी रिलीजन को बढ़ावा देती है, ना ही कोई इनइक्वालिटी करती है किसी भी धर्म में, सबको समान रूप से मानती है, ठीक है। इट इज मैंडेटरी टू इनकॉर्पोरेट दिस टर्म टू प्रोमोट पीस बिटवीन वेरियस कम्युनिटीज इन आवर कंट्री। ये देखिए, ये टर्म बहुत ही जरूरी है हमारे कंट्री में पीस और कम्युनिटीज के, हमारे कम्युनिटीज, डिफरेंट कम्युनिटीज के बीच में पीस प्रमोट करने के लिए। बिकॉज ऑफ दिस सेक्युलरिज्म हम लोग अपने कंट्री में पीस को स्टैब्लिश करते हैं। कैसे स्टैब्लिश करते हैं? जैसे कि हम लोग किसी भी रिलीजन को फेवर नहीं करते, प्रमोट नहीं करते हैं, तो जो हमारे जो कंट्री में जो लोग रहते हैं वो बहुत ही, हमारा जो कंट्री है वो बहुत डाइवर्स कंट्री है, डाइवर्स रिलीजियस कंट्री है, जो कि दूसरे अलग अलग तरह के रिलीजन को फॉलो किया जाता है। तो इससे क्या होगा कि हम लोग किसी को रिलीजन को फॉलो नहीं करेंगे तो उन्हें भी वो चीज दिखेगा, उन्हें भी पता चलेगा कि हमें सब समान रूप से माना जा रहा है, समान रूप से ट्रीट किया जा रहा है, इसमें किसी धर्म को नहीं माना जा रहा है, किसी धर्म को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है, जिसके वजह से इससे पीस बना हुआ रहेगा हर सारे रिलीजन में, ठीक है। इट प्रमोट्स द डेवलपमेंट एंड यूनिटी ऑफ वेरियस रिलीजन। जैसे कि आप देख रहे हैं, प्रमोट करेगा, हमारे डेवलपमेंट करेगा, यूनिटी हमारा बढ़ाएगा रिलीजन में, ब्रदरहुड बढ़ाएगा, भाईचारे बढ़ाएगा, और हम लोग सब मिलजुल के रहेंगे और हमारा कंट्री डेवलप करेगा। द टर्म सेकुलर एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट इन द प्रेम्बल। ये जो टर्म हमारा टर्म है सेकुलर, ये हमारे 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमारे प्रेम्बल में ऐड करा गया है, ठीक है। अब जैसे कि आप देख रहे हो, ये जो केस है आपका, जिसमें SR बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें आपका बताया गया, ये केस में आपका जो जजमेंट निकल के आया कि इन मैटर ऑफ स्टेट रिलीजन हैज नो प्लेस। इन मैटर ऑफ स्टेट का मतलब क्या है? स्टेट का हमारा यहाँ से मतलब है हमारा कंट्री। जब हमारे कंट्री की बात हो तो रिलीजन हैज नो प्लेस, रिलीजन के लिए कोई जगह नहीं है। तो इस केस से ये जजमेंट निकल के आया दोस्तों, ठीक है। अब केस नंबर 2 क्या है? इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस श्री राज नरेन अनर एंड स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। ये जो हमारा केस से जो जजमेंट निकल के आया कि जो हमारा स्टेट है, हमारा कंट्री है, वह किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता अगेंस्ट एनी, किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता उसके रिलीजन के आधार पे, उसके जाति रिलीजन के आधार पे। ये केस से हमारा ये जजमेंट निकल के आया है, ठीक है दोस्तों। होप सो आपको समझ में आ रहा हो कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ, ठीक है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट की पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, जो कि है आपका डेमोक्रेसी, ठीक है। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है दोस्तों? डेमोक्रेसी, जैसे कि आप जानते हो कि इंडिया इज ए पीपल सेंट्रिक कंट्री। इंडिया हमसे है,
हमारे से, जिससे कि आप जानते हैं कि हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को खुद चुनते हैं, ठीक है। हमारे पास हमारा पॉलिटिकल राइट्स है, जिससे हम लोग इलेक्शंस में वोट दे सकते हैं, ठीक है। इलेक्शंस में हम लोग वोट दे सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्शंस के थ्रू वोट दे के चूज करते हैं, जिसके वजह से वो हमें रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंट करते हैं राज्यसभा में, लोकसभा में, जो एमपीज एमएलएज है, ठीक है। वो फिर चूज करते हैं हेड को जो हमें रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसी का मतलब होता है डेमोक्रेसी, ठीक है दोस्तों। और ये डेमोक्रेसी, इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री। डेमोक्रेटिक कंट्री मतलब रिप्रेजेंटेटिव कंट्री, जो लोगों के द्वारा चलाया जाता हो, ना कि किसी एक इंसान के द्वारा, ना जो जैसे कि मोनार्की में क्या होता है कि एक वो राजा होता है, उसके द्वारा वो कंट्री को चलाया जाता है। लेकिन हमारे कंट्री में लोगों के द्वारा हमारे कंट्री में हमारे लोगों के द्वारा हमारे देश को चलाया जाता है दोस्तों, ठीक है। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स पीपुल विद द पावर टू गवर्न। डेमोक्रेसी हमें पावर देता है कि हम अपने चीजों को खुद से कर सके, हम अपने डिसीजन खुद ले सके, हमें आजादी की, हमें फ्री टू, हम कहीं भी हम फ्री टू लिव हेल्दी। हम कोई भी अपने किसी भी प्रोफेशन में हम जॉब कर सकते हैं, ये हमारा डिसीजन है। या फिर हम बिजनेसमैन बन सकते हैं, या फिर हम लॉयर बन सकते हैं, या फिर हम डॉक्टर बन सकते हैं, ये हमारा आज़ादी है, ठीक है। हमारे पास में जो पावर है। और जो हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इज सुटेबल फॉर गवर्निंग आवर कंट्री। और हमारे कंट्री के लिए ये बहुत ही सुटेबल है दोस्तों, कि ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से, ठीक है। होप आपको समझ में आ रहा हो। अब जैसे कि आप देख रहे हो केस मोहन लाल त्रिपाठी वर्सेस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, इसमें डिस्कस करा गया मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। इसका मीनिंग क्या है और इसका कंसेप्ट क्या है डेमोक्रेसी का, इस केस में डिस्कस करा गया, ठीक है। अब जैसे कि आप देख रहे हो कि द मेन रीजन फॉर इनकॉर्पोरेटिंग डेमोक्रेसी is to provide freedom to the people to choose their own representative and to save them from the tyrant leaders। देखिए इसमें फिर वही चीज बता रहा है कि रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी हम लोग ऑफ गवर्नमेंट, और डेमोक्रेसी हम लोग जिसमें खुद चूज कर सकते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, जिसके वजह से हमें वो करप्ट लीडर्स से बचाता है, ठीक है। मान लीजिए कोई करप्ट लीडर बन भी गया, हम लोग चूज कर भी दिया, हमने अपने बाय इलेक्शंस के थ्रू हमने अपने लीडर्स को चूज कर भी लिया, लेकिन फिर 5 साल बाद तो फिर हमें मौका मिलेगा ना कि हम उस गलती को सुधार सके। तो अगर वो गवर्नमेंट अच्छा परफॉर्म नहीं करती है, हमारे हित में परफॉर्म नहीं करती, तो हमें नेक्स्ट 5 ईयर्स बाद हमें फिर चांस मिलेगा कि हम उसे हटा सके और एक अच्छे लीडर्स को, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को ला सके, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट वर्ड है, कीवर्ड है, जो कि आपका रिपब्लिक है। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो हेड ऑफ द स्टेट है वो इलेक्टेड पर्सन होना चाहिए, ठीक है। इलेक्टेड पर्सन, ठीक है, जो कि इलेक्टेड पर्सन मतलब वो हमारे द्वारा इलेक्ट किया जाना चाहिए, ठीक है। जो कि इनडायरेक्टली वी चूज आवर रिप्रेजेंटेटिव, ये हम लोग इनडायरेक्टली चूज करते हैं, ठीक है, हमारे इलेक्टेड पर्सन को, जो कि हमारा जो इलेक्टेड पर्सन वो हमारा प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। और वो हमारा इलेक्टेड हेड होता है, जो कि हमारा नॉमिनल हेड ऑफ द कंट्री, जो हमारा नॉमिनल हेड होता है दोस्तों, ठीक है। और जो हमारा रियल हेड होता है वो हमारा पीएम होता है, ठीक है। और जो हमारा नॉमिनल हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है दोस्तों, ठीक है। अब ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है दोस्तों, ये हम लोग किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिए, हमने फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है दोस्तों, ये रिपब्लिक वर्ड, ठीक है। ये हमने बोरो किया है फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से। अब हमारा नेक्स्ट की वर्ड है हमारा ये जस्टिस, ठीक है। जिसमें जस्टिस का मतलब होता है कि हमें जस्टिस मिले, न्याय मिले 3 तरह से, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और हमें पॉलिटिकल जस्टिस। ये 3 जो वर्ड्स है, ये हमें 3 वर्ड्स में हमें ये जस्टिस मिले, न्याय मिले, ठीक है।
द कंसेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस प्रमोट्स इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ सिटीजन एंड टू प्रमोट रूल ऑफ लॉ। देखिए, जो सोशल जस्टिस है वो प्रमोट करता है, वो बढ़ावा देता है इक्वालिटी को, ठीक है, इक्वालिटी को, जिसमें हम लोग सिटीजन्स को ट्रीट करते हैं, सबको इक्वल ट्रीट करेंगे, ठीक है, कोई छोटा बड़ा नहीं, हम लोग उसको ट्रीट करेंगे, सबको इक्वली ट्रीट करेंगे, ना कि हमें उसे रिलीजन, कास्ट और ये सब के बेसिस पे ट्रीट करेंगे, हमें उसे इक्वली ट्रीट करना है और प्रमोट करना है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ मीन्स क्या होता है दोस्तों, कि एवरीबडी इज इक्वल बिफोर लॉ। लॉ से पहले कुछ नहीं, लॉ के सामने सब समान है दोस्तों, ठीक है, सब समान है और कोई भी अलग नहीं है, कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, सबके लिए समान न्याय होगा, सबके लिए समान रूल होगा, सबके लिए समान लॉ होगा दोस्तों, ठीक है, जिसमें हम लोग नो डिस्क्रिमिनेशन अमॉन्ग द सिटीजन, जिसमें हम लोग कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं सिटीजन्स पे, ठीक है। और ये हम लोग, हमारा ये जो फंडामेंटल राइट्स है, ये भी हमारे जस्टिस, हमारे न्याय को बतलाता है, जिसमें हमारे सोशल जस्टिस के बारे में बताया गया है। सोशल जो फंडामेंटल राइट्स है वो हमें पार्ट 3 में दिया हुआ है, ठीक है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, और ऑल्सो हमारा ये इंश्योर करता है हमारे सोशल जस्टिस को, जिसमें आपका रूल ऑफ लॉ दिया है दोस्तों, जो कि मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब है प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू वर्क। देखिए, यहाँ पे इकोनॉमिक जस्टिस मतलब कि प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू वर्क, इंश्योर द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू वर्क, ठीक है, मेल या फीमेल हो या ट्रांसजेंडर हो, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए वर्क करने का। ऐसा नहीं है कि कोई मेल है तो उसको ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगा काम करने का, या फीमेल है उसको कम मिलेगा, ऐसा नहीं है, सबके लिए सेम अपॉर्चुनिटीज है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे प्रेमर में ये जो वर्ड है आपका जस्टिस में, इसमें फंडामेंटल हमारे राइट्स में पार्ट 3 में जो मेंशन है, इससे हमारे इकोनॉमिक जस्टिस को बतलाया गया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट जो हमारा है, ये है आपका इकोनॉमिक दोस्तों, खत्म हो गया। अब आपका पॉलिटिकल जस्टिस है, ठीक है। पॉलिटिकल जस्टिस आपका बताता है, पॉलिटिकल जस्टिस आपका बताता है पार्ट इन पॉलिटिकल प्रोसीडिंग, टेक पार्ट इन इलेक्शन। पॉलिटिकल जस्टिस आपका ये होता है कि आप किसी भी पॉलिटिकल मतलब क्या, कि आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हो। आप 18 ईयर्स अगर आपका हो गया तो आप इलेक्शन में पार्ट ले सकते हो, ठीक है, इलेक्शन में आप पार्ट ले सकते हैं, तो आप इससे आप वोट्स दे सकते हो और अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज कर सकते हो। तो ये आपका पॉलिटिकल राइट दोस्तों, ठीक है। मेरे से थोड़ा ये आपका ये आपका शायद छूट गया है दोस्तों, नहीं चलो ठीक है, मुझे लगा छूट गया है। चलिए, मैंने आपको तीनों पॉइंट बता दिया, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। हाँ, मैंने आपको ये तीनों बता दिया, मुझे लगा मेरे से छूट गया एक पॉइंट, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट की पॉइंट है ये आपका लिबर्टी एंड फर्टर्निटी। लिबर्टी का मतलब होता है आज़ादी। आज़ादी किस वे में, जिसमें आपका कोई भी अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ना हो। अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जैसे आप क्या समझ सकते हो, जैसे कि अगर हमें बोला जाए कि एक पैर को बांध दिया जाए और एक हाथ को खड़ा कर दिया और ऐसे ही चला जाए, ऐसे ही कूद के हमें चलने के लिए कहा जाए, तो ये तो अनरीजनेबल हो गया ना। हम लोग झूठ मूठ का हमारे पर अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा रहा हो। तो लिबर्टी का मतलब यही है कि हमारे हम पे कोई अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस नहीं लग सकते, हमें आज़ादी है, हमें अपनी जिंदगी जीने का, ठीक है। और फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारे, ब्रदरहुड। ब्रदरहुड का मतलब होता है अमॉन्ग ऑल द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, कि सारे जितने भी कंट्री में लोग हैं, सिटीजन्स है, वो मिलजुल कर रहे हैं, भाईचारे मिलजुल कर रहे हैं, अपने भाइयों जैसा भावनाएं, फीलिंग्स बना कर रखे, एक दूसरे की मदद करते रहे। इसी का मतलब है फ्रेटर्निटी दोस्तों, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, जो कि है आपका पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखिए, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, जो कि बाइकैमरली लेजिस्लेचर सिस्टम इज फॉलोड इन आवर कंट्री। जो कि बाइकैमरली लेजिस्लेचर जो सिस्टम है वो हमारे कंट्री में फॉलो किया जाता है। जो कि बाइकैमरली सिस्टम मतलब होता है टू, बाय मतलब होता है टू, हैविंग 2 चेम्बर, जिसमें आपका 2 चेम्बर्स है। आपका जो 2 चेम्बर्स है वो आपका लोकसभा है, राज्यसभा है दोस्तों, ठीक है, राज्यसभा है, जिसमें जो कि आपका ये बाइकैमरलिज्म, ठीक है, ये हमारे इंडिया में फॉलो किया जाता है। और यूनिक कैमरल आपका लेजिस्लेचर नॉर्वे में फॉलो किया जाता है, ठीक है।
अब जो हमारा ये बाइकैमरल लेजिस्लेचर इज इफेक्टिव एज देयर वुड बी ए लॉट ऑफ डिस्कशन एंड डिलिब्रेशन बिफोर मेकिंग लेजिस्लेशन। इसमें बहुत ही ज़्यादा डिस्कशन किया गया और डिलिब्रेशन हुआ, ठीक है, ये हमारे लेजिस्लेशन को बनाने से पहले, ठीक है, बाइकैमरल लेजिस्लेचर को बनाने से पहले, ठीक है। ये हमारा 74-75 जो है वो डील करता है, ठीक है, डील करता है हमारे लेजिस्लेचर से, ठीक है, जिसमें शुड बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, जिसमें आर्टिकल 74 में दिखाया है कि हमारे पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे, जिसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे जिस साथ में प्रधानमंत्री भी रहेंगे, प्राइम मिनिस्टर भी रहेंगे, ठीक है। और जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे कैन एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे वो हमारे प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि अब 75 आपका बोलता है, आर्टिकल 75 डील्स विद द अदर प्रोविजन टू द अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर। ये आपका 75 अदर आर्टिकल्स को डील करता है, जिसमें बहुत सारे प्रावधान दिए गए हैं मिनिस्टर्स को अपॉइंट करने के लिए। आज के लिए इतना दोस्तों, ये मैंने ये टॉपिक का सेलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये बहुत लेंदी है, ठीक है, तो इससे मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। इसमें ये आपका फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, और ये मैं आपका फर्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। और अब मैं जो आपका जो दूसरा पार्ट में आपका जो रेस्ट जो पॉइंट्स बचा है सेलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें मैं आपका सारा कंप्लीट कर दूंगी, ठीक है। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।